हेलो। आज लाइव कार्यक्रम में स्पीक अप इंडिया जो पूरे आज के लाइव कार्यक्रम में जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है स्पीक अप इंडिया के रूप में हम आपको आज यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आज लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस के जैसी महामारी के समय में स्पीक अप इंडिया जैसे कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक बात ये स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के विषय में थोड़ी सी जानकारी अर्जित कर लिया जाए। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर भारत सरकार की तैयारियां क्या थी, उन तैयारियों के में क्या खामियां हैं और आज जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको किन बातों की, किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि चीन में ये वायरस 11 नवंबर 2019 को आया और पूरे विश्व में इस बात की जानकारी 8 जनवरी को WHO ने दिया। 8 जनवरी के बाद भारत सरकार ये लगातार बयान जारी करती रही कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग का मतलब हम आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत सरकार उन तमाम यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रही थी, मतलब उनका टेम्परेचर माप रही थी जो विदेश से आते थे या चाइना से आते थे या और जगह से आते थे। लेकिन स्क्रीनिंग मापते मापते ये कोरोना वायरस 22 मार्च के बाद से, जो उस समय संख्या 1000 से भी नीचे रही, आज हमारे देश में 1,58,000 के करीब पहुंच गई। लेकिन आज भी सरकार स्क्रीनिंग का कार्यक्रम चला रही है। तो कहीं न कहीं या तो स्क्रीनिंग गलत है या तो उसके मेथड में गलत है। आखिर स्क्रीनिंग चल रही है रोकने के लिए, तो कोरोना वायरस बढ़ क्यों रहा है? अगर स्क्रीनिंग सही है तो कोरोना वायरस को बढ़ना नहीं चाहिए। हमारा तो मत था कि अगर भारत सरकार स्क्रीनिंग के साथ साथ उन तमाम विदेश से आने वाले यात्रियों को केवल 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन कर देती तो आज भारतवर्ष में कोरोना वायरस नहीं फैलता। खैर ऐसा वो कर नहीं पाई और आज देश में कोरोना वायरस फैला है। प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा किया, 25 मार्च को, और आज 28 मई है। 25 मार्च के समय उन्होंने ये कहा था कि ये 21 दिन की लड़ाई है और 21 दिन में कोरोना वायरस को हम जीत लेंगे। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 आया और इस समय हम लॉकडाउन 4 के पीरियड में हैं। और इसी समय तमाम प्रवासी मजदूरों को जो गुजरात से, बॉम्बे से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, भारत के कोने कोने से अपने घरों को पहुंचने के लिए लालायित थे, उनको कोई साधन नहीं मिल रहा था और ये गरीब अपने घरों से निकलकर पैदल ही अपने घरों के लिए चल दिए। जहाँ पे ये मजदूरी का काम करते थे उस कमरे से निकलकर पैदल ही अपने घरों के लिए चल दिए और रास्ते में तमाम मुसीबतों का सामना किए। जिस प्रदेश की सीमा में ये गरीब जाते थे उस प्रदेश की सरकार इनको पकड़ के क्वारंटीन सेंटर में भेज देती थी। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि क्वारंटीन सेंटर है क्या? क्वारंटीन सेंटर भारत सरकार ने बनाया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। क्वारंटीन सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्वारंटीन सेंटर में दवा की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के मानक की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन भारत के कोने कोने से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देखा जा रहा है, उसमें ये आ रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में
तमाम सुविधाओं की कमी है। न तो उनको कायदे से खाना मिल रहा है, क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर ये कह रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, 4 पूड़ी दी जा रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, जो 8 पूड़ी खाता है, 10 पूड़ी खा सकता है, 10 रोटी खा सकता है, उसको 4 पूड़ी कैसे खिलाया जा सकता है? और जो 3 टाइम खाने वाला है उसको 2 टाइम का खाना मिल रहा है। ऐसी मजदूरों की तमाम शिकायतें यूट्यूब के माध्यम से वीडियो पर वायरल हो रही हैं। हम आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। कल ही एक श्रमिक था बिहार में, वो मीडिया वाला दिखा रहा था कि पेटू श्रमिक। इस बात पे हमें सख्त ऐतराज है, क्योंकि अगर कोई अपने पैसे से मजदूरी करके 50 या 53 रोटी या लिट्टी खा रहा है तो वह अपने श्रम की कमाई खा रहा है, वो किसी की श्रम की कमाई नहीं खा रहा है। यदि कोई उसे खिला रहा है और उसको पेटू का नाम दे रहा है तो सख्त ऐतराज है, क्योंकि खिलाने के बाद उसकी सामाजिक बेइज्जती पूरे भारतवर्ष में मीडिया के माध्यम से की जा रही है। तो हम आपको इस स्पीक अप इंडिया के माध्यम से ये खबरदार करना चाहते हैं कि यदि आप किसी को क्वारंटीन सेंटर में खिलाते हैं तो उसको भरपेट खिलाइए, लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि जा रही है उस व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्वारंटीन सेंटर में मौतें भी हो रही हैं। क्वारंटीन सेंटर में किसी को सांप काट ले रहा है, कोई बीमारी से मर जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? जब आपके पास रखने की सुविधा नहीं है, एक एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा जा रहा है, ऐसी तमाम समस्याओं पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब आप किसी को रख नहीं सकते, दवा नहीं दे सकते, खिला नहीं सकते, तो उनको क्वारंटीन सेंटर का नाम देने की क्या आवश्यकता है? वहाँ दुर्व्यवस्थाओं का आलम भी दिख रहा है वीडियो में, तमाम वीडियो में। तो उन्हीं को क्वारंटीन सेंटर का नाम दिया जाए, जहाँ पे दवा की पर्याप्त व्यवस्था हो, जहाँ पे खाने की व्यवस्था हो, जहाँ पे सोने की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय। तो ऐसे ही स्थान क्वारंटीन सेंटर का नाम दिए जाने के योग्य हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे तमाम वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, जो कि भारत सरकार की कमियों को उजागर करता है। तमाम श्रमिक जो रास्ते में चल रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है कि वो श्रमिक पैदल कहीं अपने घरों को जा रहे हैं, कहीं गाड़ी पकड़ने के लिए हजारों की भीड़ लग जा रही है। ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार तो अपनी तरफ से घोषणा कर रही है कि तमाम ट्रेनें उनके लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन कई राज्य शिकायत भी कर रहे हैं कि उनको ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। उनको ट्रेनें क्यों नहीं दी जा रही हैं? उनको ट्रेनें समय से क्यों नहीं दी जा रही है? सवाल जो है ये सवाल खड़ा होता है आज के समय में। यदि ट्रेनें उनको दिया जाए तो वो लोग आराम से अपने घरों को पहुंच सकते हैं। ऐसी ट्रेनें न देना उनके मानवाधिकार के साथ खुला उल्लंघन हो रहा है, और ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो क्वारंटीन सेंटर से लेकर जो रेलवे स्टेशन तक, बस के अड्डों तक जो श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, उसे अविलंब रोका जाना चाहिए। इस अन्याय को न तो श्रमिक बर्दाश्त करेंगे, न आने वाली पीढ़ी बर्दाश्त करेगी। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, लॉकडाउन किसने किया? लॉकडाउन केंद्र सरकार ने किया। लॉकडाउन में सुविधाओं का हवाला किसने दिया? केंद्र सरकार ने हवाला दिया। उसने कहा था केंद्र सरकार ने कि किसी को अपने स्थान से हिलने की आवश्यकता नहीं है, सबको खाना भी मुहैया होगा, सबको पानी भी मुहैया होगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार वहाँ तक पहुँचाएगी, हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो तमाम मजदूर जो अपने घरों से जो अपने किराए के मकान से जो सड़कों पर आए, अपने घरों पर निकलने के लिए, अपने घरों को जाने के लिए आए, उनको वहाँ पे पैसे उनके ख़त्म हो गए थे। जब उनके वहाँ पे पैसे ख़त्म हो गए थे, उनके लिए खाने का रास्ता नहीं था। इससे एक बात स्पष्ट जाहिर होती है कि वहाँ पे न तो सरकार पैसे पहुँचा पा रही थी, न तो सरकार वहाँ पे भोजन पहुँचा पा रही थी, जैसा कि मजदूरों का कहना है। तभी वो अपने घरों को छोड़कर अपने ओरिजिनल अपने मातृभूमि के लिए चले, अपने प्रदेश के लिए चले, जहाँ से वहाँ पे गए थे। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि सरकार अपने प्रथम वादे में फेल रही है। मैं कहना चाहता हूं, आज भी सरकार ऐसी तमाम घोषणाएं कर रही है कि सबको खाने का सामान, राशन दिया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राशन कार्ड जितने लोगों के पास है, क्या उतने ही गरीब हैं?
आज तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन के कार्ड नहीं है, तमाम प्रवासी मजदूर हैं जिनका कोई रिकॉर्ड या जिनका कोई डाटा नहीं है, तो उनके पास पैसे कहां से पहुंचेंगे, उनके पास भोजन कहां से पहुंचाए जा रहे हैं, इसका न तो सरकार हवाला दे रही है, न तो जहां पे रह रहे हैं वहां का स्थानीय प्रशासन हवाला दे रहा है। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि काम धंधे तो बंद कराया आपने, अब उसे पैसे देने कौन जाएगा, पैसा भी आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस की न्याय योजना है कि मजदूरों को अविलंब रूप से 10,000 रुपये तुरंत मुहैया कराया जाए। इस मुहैया कराने का क्या रास्ता होना चाहिए, इस मुहैया कराने के क्या रास्ते होने चाहिए, सरकार में आप हैं, आपको सोचना है। लेकिन किसी भी मजदूर पे आपको उसके 10,000 रुपये उसको देना पड़ेगा आपको, और उसके बाद 7,500 पर डे के हिसाब से उसे कम से कम 6 महीने तक देना चाहिए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जानते हैं, जैसा कि आपने 500 रुपये प्रति जनधन खाते में आपने उपलब्ध कराया है, 500 रुपये जनधन खाते में आपने उपलब्ध कराया है, तो क्या 500 रुपये और उसका जो है कि गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के नाम पे फ्री में देने से मजदूर का पूरे महीने भर का खर्चा चल जाएगा? 500 रुपये महीने में कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद 500 रुपये लेकर खुद उनकी जगह ये रख सोचिए कि 500 रुपये में आपका कितना आपका भरण पोषण हो पा रहा है। मैं ये भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि किसी को 500 रुपये देकर महीने भर का खर्चा निकालना ये गलत है, खर्चे की कल्पना करना गलत है। खुद 500 रुपये लेकर यदि आप उस खर्चे को वहन करें तो आपके समझ में आ जाएगा कि 500 रुपये गरीबों के साथ एक क्रूर मजाक है। एक महीने का गरीबों का खर्चा कम से कम 7,500 रुपये से कम नहीं आएगा। यदि आप 7,500 रुपये नहीं दे सकते तो आप 500 रुपये देने का मजाक भी मत करिए। मैं तो ये मांग करता हूँ, आज 2.5 महीने से काम धंधा बंद है, लगभग 2.5 महीने से काम धंधा बंद है। मजदूर क्या खा रहे हैं, क्या दवा कर रहे हैं, इसकी जानकारी न तो आपके पास है, न तो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के पास सही जानकारियां हैं, क्योंकि तमाम मजदूर रास्ते में भटक रहे हैं। एक राज्य दूसरे राज्य में उनको प्रवेश नहीं करने दे रहा है। तो ये जरूरत है जो मजदूर जहां भी है उसका खाता नंबर लेकर उसके खाते में 7,500 रुपये पर मंथ देने का काम करिए, तभी मजदूर की जीविका जो है चल पाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को पहुँचाने के लिए कांग्रेस ने 1,000 बसें लखनऊ में लगाया था, आपने उसे अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि आपको राजनीति करना था। आपने कहा कि इन बसों में तमाम खामियां हैं, जो कि बाद में पता चला कि इन बसों में कोई खामियां नहीं थी, इनके सारी की सारी बसें सही थी। और तो उल्टा जो बसें मुहैया कराई गई थी उसे धन्यवाद करने की जगह आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। एक निहायत गलत है। मददगार का तो सम्मान होना चाहिए, उसे जेल कतई नहीं होना चाहिए। और 60 लोग जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय मजदूरों के सम्मान में उनको सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, आपने उनको भी जेल में भेज दिया। तो हमारी मांग है आपसे कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ससम्मान और उनके 60 सदस्य जो उनके साथ गए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ससम्मान रिहा करने का प्रयास कीजिए, उनको ससम्मान अविलंब रिहा करिए। और इसके साथ साथ एक बात और, जो मजदूरों की ज़रूरत है, मजदूरों की ज़रूरत न्याय योजना है, क्योंकि 500 रुपये और उज्ज्वला के सिलेंडर में उनका भरण पोषण नहीं हो सकता। यदि नहीं हो सकता तो आप एक बात ध्यान से सुनिए कि कांग्रेस जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में न्याय योजना को चला रही है, उसी पैटर्न पे आप भी न्याय योजना को चलाते हुए मजदूरों को लॉकडाउन के गहरे सदमे से निकालने का काम करिए। तभी मजदूरों की अस्मिता बचेगी, उनका परिवार बचेगा, तभी मजदूरों का भरण पोषण हो पाएगा, वह पुनः मजदूरी करने के लायक होंगे। इन्हीं 3 बातों के साथ अजय कुमार लल्लू को अविलंब रिहा किया जाए, उनके 60 सदस्यों पर जो मुकदमे लागू किए हैं उन्हें खत्म किया जाए, मजदूरों को 10,000 रुपये की अविलंब सहायता मुहैया कराई जाए और 7,500 रुपया पर महीने मजदूरों को उनके खाते में दिया जाए। इन्हीं 3 बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।